अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक सर्किट को डिस्कस करेंगे जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं और सर्किट प्रॉब्लम्स के प्रोसीजर को हम इस सर्किट के ऊपर अप्लाई करेंगे। यानी किरचॉफ के जो दोनों लॉज हमने पढ़े थे, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इनसे मुतल्लिक प्रोसीजर को हम फॉलो करते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट को इवेल्युएट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम उस प्रोसीजर को देखते हैं जो कि आपने पिछले टॉपिक में स्टडी किया था। यानी आपने पहला काम ये करना है कि आपने सर्किट को ड्रॉ करना है, सर्किट डायग्राम बनानी है। दूसरा काम आपने ये करना है कि सिलेक्ट करनी है लूप। हर लूप को सिलेक्ट करना है, उसको प्रॉपर लेबल करना है और उसके अंदर हर कंपोनेंट को इंक्लूड होना चाहिए कम से कम एक बार। यानी हर कंपोनेंट जो सर्किट में जुड़ा हुआ है उसे किसी ना किसी एक लूप में कम से कम एक बार जरूर इंक्लूड होना चाहिए। दो लूप्स में भी इंक्लूड हो सकता है और दो से ज्यादा में भी इंक्लूड हो सकता है, लेकिन कम से कम शर्त ये है कि एक लूप में लाजमी उसको हम कंसिडर करें। तीसरा काम हमने ये करना है कि हमने लूप करंट को डिफाइन करना है, जो कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। और इसके लिए हमने शर्त भी ये पढ़ी थी कि हम सारी लूप्स में से एक ही सेंस में करंट को डिफाइन करेंगे। यानी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करंट को कंसिडर कर रहे हैं तो सारी लूप्स में ही एंटी क्लॉकवाइज करंट को कंसिडर करेंगे। इवन अगर के बैटरी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में भी करंट दे रही हो, लेकिन हम ग्रेटर बैटरी का सिलेक्शन करेंगे और जो उसके करंट की डायरेक्शन होगी उसी को हम सारी लूप्स के लिए जनरलाइज कर देंगे। चौथा काम हमने ये करना है कि हमने हर लूप की इक्वेशन लिखनी है। और फिर पांचवा काम हमने ये करना है कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है फॉर अननोन वैल्यूज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हम सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और सबसे पहला काम इसमें यह है कि हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं एक मैश की फॉर्म में। यानी हमने 4 रेजिस्टेंसेस को कंसिडर करना है और उन्हें हमने इस तरह से सीरीज सर्किट में जोड़ देना है। ये हैं 4 रेजिस्टेंसेस और ये R1 होगी, ये R2 होगी, ये R3 होगी और ये R4 होगी। और जिन पॉइंट्स पर इनको हमने कनेक्ट किया है ये है A और B, ये C, ये D। यानी A B C D A, ये एक लूप हमने कंसिडर की है। अब इस सर्किट के अंदर हम बैटरी कनेक्ट करेंगे A और C के पॉइंट्स के दरमियान विद द हेल्प ऑफ अ स्विच। और बैटरी इस तरह से कनेक्ट की है कि C पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ और A पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये है स्विच S और ये है बैटरी नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पर। और इसी तरह से हम B और D पॉइंट के दरमियान में एक गैल्वानोमीटर जोड़ेंगे ताकि हम करंट्स को मेजर कर सकें। और इस गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस होगी Rg। यानी गैल्वानोमीटर के अंदर का जो कॉइल है उसकी अपनी भी कुछ रेजिस्टेंस होगी जिसको हमने Rg कहा है। अब सबसे पहले हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर ली है और हर कंपोनेंट को हमने प्रॉपर्ली लेबल कर दिया है। दूसरा काम ये है कि हमने सिलेक्शन ऑफ लूप करनी है। तो यहाँ पर पहले देखें कि कितनी लूप्स बन रही हैं और फिर बाय नेम उनको हम अलग अलग तरतीब के साथ लिख लेंगे। जैसे ये क्लोज सर्किट बन रहा है A से A तक, इसको हम कहेंगे A B D A।
यानी ए से स्टार्ट करके वापस ए। उसके बाद दूसरी जो लूप यहाँ पर बन रही है, यानी दूसरा क्लोज सर्किट है ये वाला, यानी बी से हम स्टार्ट ले रहे हैं, बी सी डी और फिर बी। इसी तरह से ये एक बाहर वाला सर्किट बन रहा है, ये भी क्लोज्ड है, इसको आप ए सी डी ए कहेंगे, यानी ए से स्टार्ट करके सी डी ए। इसके अलावा एक लूप ये बाहर वाली भी बन रही है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। यानी चॉइस ऑफ लूप जो है ये आर्बिट्रेरी है, आप अपनी चॉइस से किसी भी तरह की लूप कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल हमने अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये 3 लूप्स कंसिडर की हैं, और जो शर्त हमने यहाँ पर कही थी कि हर कंपोनेंट को किसी ना किसी एक लूप में कम से कम एक दफ़ा इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ पर इन लूप्स में हर कंपोनेंट, रेजिस्टेंसेस भी, बैटरी भी और गैल्वानोमीटर भी, ये सारे ही इंक्लूड हो रहे हैं। अब तीसरा काम हमने ये करना है कि हमने लूप का करंट डिफाइन करना है। यहाँ पर अगर आप बैटरी को देखें तो बैटरी की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन बनती है एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ चूंकि एक ही बैटरी यूज हो रही है तो इसमें तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है, सारी ही लूप्स में करंट हम एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करेंगे। यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज। अब हम पहली लूप कंसिडर कर रहे हैं ए बी डी ए को, तो ये है फर्स्ट लूप और इसके अंदर से गुजरने वाला करंट है I1 अकॉर्डिंग टू लूप। दूसरी लूप हम कंसिडर कर रहे हैं बी सी डी बी को, इसलिए ये है हमारी सेकेंड लूप, और यहाँ का करंट है I2। और तीसरी लूप जो हमने कंसिडर की है वो है ए सी डी ए, तो यहाँ करंट होगा I3। ये है थर्ड लूप। थर्ड स्टेप को हमने कंप्लीट कर लिया। अब फोर्थ स्टेप ये है कि हमने हर लूप की इक्वेशन लिखनी है। लूप की इक्वेशन लिखने के लिए हम किरचॉफ वोल्टेज रूल का यूज करेंगे, यानी KVL को हम अप्लाई करेंगे, और यहाँ हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। हालांकि स्विच एस क्लोज होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद गैल्वानोमीटर उस करंट को डिटेक्ट नहीं करेगा। इसकी वजह है किरचॉफ का पहला लॉ, यानी किरचॉफ करंट लॉ, जिसमें करंट्स ने एक दूसरे को इस तरह से बैलेंस कर दिया है कि उनका नेट इफेक्ट जीरो हो गया है। यानी गैल्वानोमीटर के अंदर से जो 2 करंट्स पास कर रहे हैं I1 और I2, ये दोनों चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, इस वजह से इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है, और गैल्वानोमीटर करंट फ्लो करने के बावजूद करंट को डिटेक्ट नहीं कर रहा। इस कंडीशन को हम कहते हैं नल कंडीशन। और यहाँ इस वक्त I1 और I2 ने एक दूसरे को बैलेंस किया है, और सम ऑफ करंट्स जो हैं वो इक्वल टू 0 है। यानी इस इक्वेशन के मुताबिक I1 इक्वल है I2 के। ये वही लॉ है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो आपने पिछले टॉपिक्स में स्टडी किया था। यानी पॉइंट की तरफ मूव करने वाला करंट और पॉइंट से अवे मूव करने वाला करंट जो है वो इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है। अब हमें लिखनी है लूप इक्वेशन। इसके लिए हम बारी बारी इन तीनों लूप्स को कंसिडर करेंगे। पहली लूप हमने कंसिडर की थी ABDA। अब इसको आपने जरा ध्यान से समझना है कि करंट्स कैसे पास हो रहे हैं कंपोनेंट्स में से। यहाँ जो I1 है इसको बारी बारी मैं हर कंपोनेंट के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है।
यहाँ से ये ऊपर की तरफ और यहाँ से ये नीचे की तरफ। अब अगेन आपने जो 2 पॉइंट्स पढ़े थे कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो रेजिस्टेंस में से जब हम गुजरेंगे तो वहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा नेगेटिव होगा। अगर हम करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर यही पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव होगा। यहाँ चूंकि हम करंट की डायरेक्शन को ही कंसिडर कर रहे हैं, इस वजह से हम पोटेंशियल चेंजेस को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। इसी तरह से आपने इस लूप 2 के लिए भी करंट की डायरेक्शंस को ड्रॉ कर लिया और सेम इसी पैटर्न पे आपने यहाँ से थर्ड लूप में से करंट को ड्रॉ कर लिया। अब हम लूप 1 के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें शुरू करेंगे हम R1 से। R1 के अंदर सिर्फ एक ही करंट फ्लो कर रहा है जो कि है इस लूप का करंट, यानी I1, और R1 में से फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल चेंज है नेगेटिव, क्योंकि हम जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में। इसको बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि हम जब भी करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो रेजिस्टेंस के अंदर से गुजरते हुए पोटेंशियल चेंज होगा नेगेटिव। यहाँ रेजिस्टेंस में से हम करंट की डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, इस वजह से हमने इसको IR1 विद नेगेटिव साइन लिखा है। उसके बाद जब हम R1 से गुजरकर R3 में जाएंगे तो यहाँ 2 किस्म के करंट गुजर रहे हैं। अब चूंकि हम लूप 1 को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए लूप 1 का करंट हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, जबकि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ये I3 यहाँ से फ्लो कर रहा है इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। और चूंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज होगा नेगेटिव साइन के साथ। I1 पॉजिटिव ले रहे हैं, इसके ऑपोजिट I3 जो है इसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव ले रहे हैं और R3 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ये सिंपल V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला है जो कि हम ओहम्स लॉ में पढ़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ गैल्वानोमीटर में पहुंचेंगे। गैल्वानोमीटर में से गुजरते हुए भी हम डायरेक्शन ऑफ करंट को ही फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल चेंज होगा नेगेटिव। यहाँ करंट 2 किस्म का गुजर रहा है, I1 और I2, और दोनों डायरेक्शन में ऑपोजिट है। इसलिए आपने, क्योंकि हम लूप 1 को कंसिडर कर रहे हैं, तो लूप 1 का करंट हम लेंगे पॉजिटिव और लूप 2 का करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको लेंगे हम नेगेटिव और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेजिस्टेंस के साथ। रेजिस्टेंस है RG। उसके बाद क्योंकि हमने किरचॉफ के सेकंड लॉ में यानी वोल्टेज लॉ में ये पढ़ा है कि ये सारी किस्म की पोटेंशियल चेंजेस का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमने पहली लूप के लिए सारी पोटेंशियल चेंजेस लिखी और फिर उनके सम को हमने इक्वल टू 0 कर दिया। उसके बाद हमने लूप 2 को कंसिडर करना है जो कि है BCDB। अब अगेन हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो कि हमने पहली लूप के लिए अप्लाई किया था। हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं R2 से। R2 में से सिर्फ एक ही करंट पास कर रहा है जो कि है I2, और क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो पोटेंशियल चेंज है नेगेटिव साइन के साथ। करंट है I2 और रेजिस्टेंस है R2। उसके बाद यहाँ से गुजरकर हम गैल्वानोमीटर में आ गए। गैल्वानोमीटर में अब 2 किस्म के करंट फ्लो कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि हम इस सेकंड लूप को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए अब हम I2 को पॉजिटिव लेंगे और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में I1 को हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। अभी भी चूंकि हम डायरेक्शन ऑफ करंट को फॉलो कर रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज है नेगेटिव। क्योंकि लूप 2 को कंसिडर किया है, इसलिए लूप 2 का करंट होगा पॉजिटिव और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लूप 1 का करंट होगा नेगेटिव, क्योंकि गैल्वानोमीटर में से ये 2 करंट पास कर रहे हैं, I2 नीचे की तरफ और I1 ऊपर की तरफ। मल्टीप्लाई करेंगे इसको गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस के साथ। उसके बाद हम जाएंगे R4 में, क्योंकि करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज यहाँ भी नेगेटिव होगा और यहाँ भी आपको 2 करंट्स नज़र आ रहे हैं। अंदर
I2 गुजर रहा है और बाहर से I3 गुजर रहा है। आप चूंकि लूप 2 को कंसिडर कर रहे हैं इसलिए लूप 2 का करंट होगा यहाँ भी पॉजिटिव और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से I3 होगा नेगेटिव और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको R4 के साथ और फिर जब सारी पोटेंशियल चेंजेस हमने लिख दी हैं तो इसके सम को हम इक्वल टू 0 कर देंगे। अब हमने पांचवा और आखिरी काम करना है कि हमने इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है फॉर अननोन वैल्यूज। तो यहाँ हम इन इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे उसके लिए हम पहली कंडीशन को यानी किरचॉफ के पहले लॉ को अप्लाई कर देंगे, जिसके लिए हमने ये नल कंडीशन लिखी थी कि I1 इक्वल होगा I2। अब यहाँ बारी बारी हम इन दोनों लूप्स की दोनों इक्वेशंस के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे I1 इक्वल टू I2। सपोज जहाँ I1 हमारे पास मौजूद है हम उसको I2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो I2 एज इट इज रहेगा। पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ। I2 सेम रहेगा, I1 I2 के इक्वल है तो ये I2 में चेंज हो गया। RG के इक्वल है, I2 सेम रहेगा, I3 एज इट इज है और R4 इक्वल टू 0। अब ये I2 माइनस I2 ऐड होकर 0 रिजल्ट देंगे और ये पूरी टर्म इस इक्वेशन में से ख़त्म हो जाएगी। बाकी बचेगी माइनस IR2 माइनस I2 माइनस I3 R4 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम एक क्वांटिटी को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी I2 R2 इज इक्वल टू I2 माइनस I3 R4 इक्वल टू 0। सेम इसी पैटर्न पे हम इक्वेशन 1 के साथ यही कंडीशन अप्लाई करेंगे और इसको भी इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अब उसके लिए मैं इस सर्किट को इरेज कर रही हूँ। इस इक्वेशन में जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो माइनस I1 I2 में चेंज हो गया, I1 अगेन I2 में चेंज हो गया, माइनस I3 एज इट इज, R3 नीचे उतारा, यहाँ पर I1 की जगह I2 और I2 एज इट इज, RG इक्वल टू 0। अगेन I2 माइनस I2 आपस में कैंसिल हो गए और ये पूरी टर्म यहाँ से ख़त्म हो गई और हमारे पास बाकी बचा I2 R1 माइनस I2 माइनस I3 R3 इक्वल टू 0। और जब हम इसमें से एक क्वांटिटी को लेकर गए दूसरी साइड पर तो ये हमारे पास बन गया I2 R1 इज इक्वल टू I2 माइनस I3 R3। अब हमने ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं किरचॉफ करंट लॉ को अप्लाई करके से इट इज 1 एंड इट इज 2, तो हमने 1 को ऊपर रख के डिवाइड कर देना है 2 के साथ। यहाँ मैं इसी जगह पर इसको अप्लाई कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड के नीचे मैंने लेफ्ट हैंड लिख दी है दूसरी इक्वेशन की और राइट हैंड के नीचे मैंने राइट हैंड लिख दी है दूसरी इक्वेशन की। अब ये दोनों क्वांटिटी सेम है, ऊपर नीचे कैंसिल हो गई। यहाँ पर नेगेटिव साइन से कैंसिल, I2 और I2 कैंसिल, बाकी बचा आपके पास R2 ओवर R1 और इधर से बचा आपके पास R4 ओवर R3। यानी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आपके पास रिजल्ट ये आया है कि अगर ये दोनों इक्वेशंस उल्टा दी जाएं तो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4 होंगे। अब ये आपका फाइनल रिजल्ट है किरचॉफ के दोनों लॉज को अप्लाई करने के बाद। और जब इनको अप्लाई किया जाता है तो इसका मकसद ये होता है कि हम अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को निकालना चाहते हैं, यानी हम
व्हीटस्टोन ब्रिज की जो एप्लीकेशन पढ़ते हैं वो है स्लाइड वायर ब्रिज। यानी आप ये स्लाइड वायर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और इसमें आपको अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए दी जाएगी। यानी इनमें से 3 वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता होंगी और चौथी वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले गैल्वानोमीटर की नल कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यानी आपने रेजिस्टेंसेस को इस तरह से सेट करना है कि गैल्वानोमीटर के अंदर से गुजरने वाले करंट से एक दूसरे को बैलेंस कर दें और गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे। उस वक्त आपने ये सारी रेजिस्टेंसेस फाइंड करनी है और चूंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द वायर के, तो हम लेंथ ऑफ वायर को मेजर करेंगे और फिर उस लेंथ ऑफ वायर को हम यहाँ पे पुट कर देंगे रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। यानी आप इसी इक्वेशन को लेंथ की टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 लेंथ्स आपको पता हो, चौथी आपके पास निकल आएगी तो उससे आप कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे।